हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमें पता है क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है। और थिन फिल्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी करने वाले वो हैं थिन फिल्म की वजह से जो ऑप्टिकल इफेक्ट हमें दिखाई देता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल फिनोमेनॉन में, वो क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। देखिए, जब कोई भी थियरी या कोई भी एनालिटिकल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमारे आसपास वो कहाँ दिखाई दे रहा है या कहाँ यूज हो रहा है उसका, वो जानने से उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो हमारे आसपास ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि सोप बबल्स जो होता है, सोप बबल्स मतलब जो साबुन का जो झाग होता है, ठीक है, वो कैसा उसमें जो बबल्स बनते हैं वो बबल्स कलरफुल क्यों दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस के थियरी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस लिए कलरफुल दिखते हैं। ठीक है, कैसे कलरफुल दिखते हैं देखिए। ठीक है, ये कलरफुल क्यों दिखता है आपने कभी सोचा है, ये सोप बबल्स कलरफुल क्यों दिखता है। ठीक है, वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कलरफुल क्यों दिखता है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ऑयल अगर वाटर के ऊपर में फ्लोट कर रहा होता है किसी ड्रेन में, नाली वगैरह में, आप देखे होंगे क्या होता है कि गैरेज के आसपास क्या होता है, गैरेज में जो कार का या बाइक का जो तेल होता है ना, जो ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, वो ऑयल जब पानी के ऊपर जाता है तो एक पतला सा लेयर तेल का रहता है, वो उसके ऊपर में फ्लोट करते रहता है और ऐसा कुछ कलरफुल दिखाई देता है, चमकता हुआ। तो यहाँ भी क्या है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो रहा है। थिन एक ऑयल का थिन लेयर होता है जिसकी वजह से एक ऑप्टिकल इंटरफेरेंस हमारी आंखों पे पड़ता है, जिसकी वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल चीज़ें कहाँ क्या हो रहा है, और इसी को हम लोग फिजिक्स में अब पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स और ऑप्टिकल थियरीज लगा करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिकॉज ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमेनॉन जो हो रहा है, जो अभी आप दो चीज आप देखें। ठीक है, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस इसको देखिए समझिए। ठीक है, मान लेते हैं कि एक थिन लेयर है, चाहे वो बबल्स का केस ले लीजिए जिसके दोनों साइड एयर है, या फिर चाहे इसका केस ले लीजिए, तेल वाला केस ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि एक थिन फिल्म है। थिन फिल्म को हम एकदम थिन दिखाएंगे तब तो यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा दिखाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये थिन फिल्म है। अब क्या हो रहा है इसमें देखिए, ये ऑयल का थिन फिल्म हो सकता है। ठीक है, सबसे जनरल केस में वही ले लेते हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि इस पर एक लाइट रे जो है वो मान लीजिए कि इस तरह से आ रहा है। ठीक है, आने के बाद क्या होगा, लाइट रे जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ट्रांसमिट होगा, दोनों होगा। ऐसा भी नहीं कि केवल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ये। और कुछ रे ये भी हो सकता है कि रे ट्रांसमिट भी हो जाएगा, तो ट्रांसमिट होता है ऐसे, हमें पता है कि रे ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने के बाद फिर ये चला जाएगा, अपने पैरेलल हो जाता है, यही ना होता है थिन फिल्म के केस में। ठीक है, तो रे जो है रिफ्लेक्ट भी हो गया है इस साइड में और ट्रांसमिट भी हो गया है। अब क्या होता है इसको ध्यान से समझिए, एक रे यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रे रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रे ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, अगर एनर्जी लॉस को हम नेग्लेक्ट करें तो जो भी एनर्जी यहाँ आया वो एनर्जी यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। एनर्जी का मतलब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, तो सब रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आया और यहाँ चला गया, क्लियर है। अच्छा, आने के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ रे ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ रे यहाँ से फिर वापस भी रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, तो उसको भी दिखा देते हैं, ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए हुआ, होने के बाद वापस ट्रांसमिट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एक रे ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ये जो रे यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में देखिए कि ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ से भी तो इस एरिया से भी रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और फिर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा, ये वापस रिफ्लेक्ट होगा और वापस ट्रांसमिट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए रे का डायरेक्शन कैसे कैसे जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, हम दो ही दिखाए हैं, और भी दिखा सकते हैं इस तरह से, और भी हो सकता है। एक बार फिर जाएगा, फिर ट्रांसमिट होगा, फिर आएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ट्रांसमिट होगा। तो ये कंटिन्यूस है, प्रोसेस है, चलता रहेगा। लेकिन हम लोग जो स्टडी करने वाले वो है केवल नॉर्मल, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली इसको व्यू किया जाएगा ऊपर से, तब कैसा दिखेगा। तो लेकिन अगर हम एकदम नॉर्मल इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट एकदम 90 डिग्री के आसपास रखेंगे तो हम इस डायग्राम को आपको बनाकर दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है कि रे जो है हमारी, जो हम अभी डिराइव करेंगे एजम्पशन, रे ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और फिर ऐसे ही आके ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है।
लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली दिखाने के लिए हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा ज़्यादा रखा है, अदरवाइज एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें दो चीज़ें हो रही है, एक हो रही है कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है ऊपर में, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है ये रिफ्लेक्टेड रे है, राइट, और दूसरा है ट्रांसमिटेड रे। अब सवाल क्या आता है कि इसको अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से देखा जा सकता है। मान लेते हैं थिकनेस d है, ठीक है, एक और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो दोनों तरफ से मतलब क्या हो गया कि आप रिफ्लेक्टेड रे को देख सकते हैं या ट्रांसमिटेड साइड से देख सकते हैं, दोनों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखने के लिए अलग अलग कंडीशंस होंगे, अलग अलग चीजें होंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कीजिए कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दो है ना, तो आंख यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ जो दिखाई देगा वो रिफ्लेक्टेड रे के हिसाब से दिखाई देगा, और अगर कोई यहाँ से देखता है तो उसको ट्रांसमिटेड रे का सुपरपोजिशन दिखेगा। ठीक है, दो रे है, अब नाम दे देते हैं। प्रूव करना है हमें, कुछ प्रूव ये करना है कि जो इंटरफेरेंस बनेगा रिफ्लेक्टेड साइड में वो कैसा बनेगा, और जो इंटरफेरेंस बनेगा ट्रांसमिटेड साइड में वो कैसा बनेगा। ठीक है, और उसका इफेक्ट ऑप्टिकली क्या होता है। तो क्या किया जाए, नाम दे देते हैं, इसका नाम A B C D E F इस तरह से, G इस तरह से दे देते हैं। मान लेते हैं ये A है, B है, C D, और इसी तरह से आगे भी हो सकता था जो हम नाम नहीं दिए हैं। ठीक है, तो A B C D हो गया। ठीक है, और इसको एक लेंस से पास करा सकते हैं, ऐसे समझाने के लिए केवल मान लेते हैं ये एक लेंस है, तो लेंस से पास कराएंगे तो क्या होगा, ये रे जो है रे कन्वर्ज हो जाएगा, देखने में सुविधा होगा, बस इतना ही उसका ये है और कुछ नहीं। तो इस पॉइंट को या इसको भी अगर रे से पास कराते हैं तो इसमें भी यही फायदा होगा, ये रे जो है कन्वर्ज हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये पॉइंट P है, कन्वर्ज अगर होता है तब ये भी पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये P डैश है, ये P और ये ऊपर वाले को P डैश कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है एक एक करके हम लोग दोनों टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ट्रांसमिटेड वाला का पहले लेते हैं, ट्रांसमिटेड साइड मतलब किधर हो गया, ये साइड, नीचे वाला साइड जो है यहाँ पर ट्रांसमिटेड साइड है। तो ट्रांसमिटेड साइड की बात करेंगे तो रे को आप देखिए कौन सा रे है, ये रे और ये रे, इन दोनों रे के बीच में यहाँ पर सुपरपोजिशन होकर के जो भी होगा वो दिखाई देगा। तो दोनों रे जो है, ये रे और ये रे, इसमें क्या अंतर है, कैसे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, यही देखना है। तो देखिए जब यहाँ आया, यहाँ से बाद यहाँ आया, तो यहाँ तक तो एक ही रे है ये रे, इसमें क्या हुआ, केवल यहाँ और यहाँ के बीच में इंटेंसिटी बदला और तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ के बाद एक रे ऐसे चला गया, दूसरा रे ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो वो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है ये हमें देखना है। तो हम जो है एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसे जाके ऐसे आया है लगभग और फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिगर में भले ही ऐसे बड़ा दिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली व्यूइंग एंगल है, ऐसे यहाँ से देखा जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि BC जो है वो नियरली इक्वल टू CD, BC फॉर नॉर्मल व्यूइंग, लगभग नॉर्मल भी किया जा रहा है, तो BC शुड बी नियरली इक्वल टू व्हाट, D, विच इज इक्वल टू कितना, CD। ठीक है, BC CD ये बराबर D थिकनेस के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको क्यों हम इसको मान ले रहे हैं, क्योंकि हम ये नॉर्मल विजन मान रहे हैं, तो ऐसे जाके ऐसे आया तो थोड़ा ही तो अंतर होगा, उसको लगभग बराबर माना जा सकता है। तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो होगा किसके किसके बीच में, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेज, कौन सा बोला जाए, तो BP और BCDP, इसमें क्या अंतर होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन BP एंड DP ऐसे बोल लीजिए, क्योंकि DP ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन क्या लिखा जाए, BP एंड BCDP कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पाथ, ये वाला एक्स्ट्रा पाथ चला है ये ऐसे, तो वो हो गया, ये जो पाथ एक्स्ट्रा चला है वो चला है कितना, हमें पता है ज्योमेट्रिकल पाथ 2D है, तो ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, 2μD इक्वल टू 2μ ऑयल D, ऑयल का जो भी म्यू है, म्यू केवल लिखते हैं। ठीक है, 2μD, ये एक्स्ट्रा पाथ चला है। अब समझ में आ गया, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा पाथ में पता चल गया है। ट्रांसमिटेड रे की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिटेड रे में
क्या होगा कि इंटरफेरेंस जो बन रहा है वो कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कब डिस्ट्रक्टिव बनेगा, अब हमें ऑप्टिकल पाथ से पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो होता है वो फेज डिफरेंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, ट्रांसमिटेड साइड और ये है रिफ्लेक्टेड साइड, यहाँ भी डिस्कस करेंगे, अभी पहले ही लिख दे रहे हैं टेबल बना के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, जब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ट्रांसमिटेड साइड में 2 म्यू डी जो है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है। 2 म्यू डी इक्वल टू n लैम्डा, यही एक कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब क्या होता है कि जब रेज ऑफ लाइट जो होता है जब रिफ्लेक्ट होता है तो किसी किसी लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, किसी किसी लैम्डा के लिए, सारे लैम्डा के लिए बन जाए कंस्ट्रक्टिव तब तो, क्योंकि व्हाइट लाइट है ना, तो व्हाइट लाइट में जब अलग अलग लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव, तो जिसके लिए भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन गया उस थिकनेस के लिए वो कलर ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए ब्लू कलर, रेड कलर ये सब चमकता हुआ ऐसे दिखाई देता है। समझ में आ गया ना कि वहाँ लैम्डा का सब कुछ है कि वेवलेंथ, व्हाइट कलर में तो बहुत सारे वेवलेंथ है, तो इंसिडेंट तो व्हाइट होते हैं, लेकिन जब ट्रांसमिट होकर के जाता है तो कोई कलर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है हमारी आंखों पे, तो वो कलर में ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि उसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। क्लियर है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये चमकता हुआ क्यों दिखाई देगा एक ट्रांसमिटेड साइड में, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा वो दिखाई ही नहीं देगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 2 म्यू डी इक्वल टू n लैम्डा होगा। अब रिफ्लेक्टेड साइड में आते हैं, रिफ्लेक्टेड साइड में देखिए, इसी को देखते हैं। रिफ्लेक्टेड साइड में क्या हो रहा है कि रे जो है, एक तो रे ऐसे चला गया और दूसरा रे ऐसे होकर के यहाँ से अब ट्रांसमिट होकर के गया है, वो रिफ्लेक्टेड साइड है। रिफ्लेक्टेड साइड, ट्रांसमिटेड साइड में एक चीज़ का डिस्कस नहीं किए थे, देखिए वो रिफ्लेक्टेड साइड में अपने आप आ जाएगा। क्या हो रहा है कि इस रे और इस रे के बीच में 2 म्यू डी का तो डिफरेंस है ही है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर रिफ्लेक्टेड साइड में भी 2 म्यू डी का डिफरेंस है, ट्रांसमिटेड साइड में भी 2 म्यू डी का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है, अगर फर्स्ट रेज की बात करें, फर्स्ट पेयर ऑफ रेज की बात करें, तो उसमें क्या हो रहा है, एक मैंने सिंगल रिफ्लेक्शन सिंगल ट्रांसमिशन में, तो सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद तो ये हो जा रहा है कि एक ही साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ट्रांसमिटेड साइड में भी बन रहा है और रिफ्लेक्टेड साइड में भी बन रहा है, तो कुछ लफड़ा नहीं हो जा रहा है कि एक एनर्जी जो है, जितना एनर्जी आया मैक्सिमम एनर्जी यहाँ भी बन गया, कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और जब इधर गया तो इधर भी मैक्सिमम एनर्जी बन गया, तो कुछ ना कुछ लफड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर एनर्जी ट्रांसमिटेड में क्या तो रिफ्लेक्टेड में कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए रिफ्लेक्टेड साइड में नहीं दिखेगा, और अगर रिफ्लेक्टेड साइड में दिखेगा तो ट्रांसमिटेड साइड में नहीं दिखना चाहिए, तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है, 2 म्यू डी इक्वल टू n लैम्डा यहाँ तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर यहाँ हो गया तो यहाँ नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ध्यान दीजिए एक जगह है, यहाँ जब ये रे ऐसे आकर के रिफ्लेक्ट होता है तो इस रे में और इस रे में क्या होता है कि फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पाई का, आपको पता होगा, ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है। वेव का याद कीजिए, जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरह जब रेयरर से डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, या ऐसे कह लीजिए कि λ/2 का पाथ डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। याद कीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ऐसे जा रहा है ऐसे पल्स जा रहा है, अगर कोई हेवियर रोप आ गया उसके सामने तो क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे वापस आता है, ऐसे जैसे जा रहा था वैसे नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो पाथ डिफरेंस की वजह से हुआ, ये इसके सिवा एक पाई का डिफरेंस आ गया। जैसे ही ये बोल दिया वैसे ही समझ में आ गया पूरा कि अब 2 म्यू डी जो था वो कंस्ट्रक्टिव का नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हो गया। इसका मतलब कि अगर एक रिफ्लेक्शन की बात करें यहाँ ऐसे, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव बना और यहाँ क्या बना, डिस्ट्रक्टिव बना। तो अब क्लियर हो गया कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव, और यहाँ डिस्ट्रक्टिव तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे में क्या कंडीशन हो जाएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव ये क्या हो जाएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस साइड में, इन रिफ्लेक्टेड साइड, ये हो जाएगा 2 म्यू डी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, यही ना, n प्लस हाफ लैम्डा कर देंगे, वहाँ n लैम्डा था, यहाँ n प्लस हाफ लैम्डा कर देंगे। क्लियर है। और ये बता दिए आपको कि क्यों हो रहा है ये,
लिख भी देते हैं इसे ताकि याद रहे बाद में आपको। फॉर व्हाइट लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स फॉर सम वेवलेंथ, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर फिल्म थिकनेस, दैट इज व्हाई फिल्म अपीयर्स कलरफुल, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्टेड व्यू here also extra path traveled, extra optical path is 2 mu d, right? But due to reflection from denser medium extra lambda by 2 path difference occurs, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन वो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन हो जाएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। बस इतना ही था, इसमें बहुत कुछ नहीं है ज़्यादा समझने के लिए। अब इस पर बेस्ड 2 प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए पहला प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 560 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म सो दैट इट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द लाइट। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये फिल्म थिकनेस है, ये ऐसे है, हमें पता है। लाइट कैसे आता है? आया, आने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, इधर ट्रांसमिट भी हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हुआ, यही चीज़ तो था। तो हमें बोल रहा है कि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट का मतलब रिफ्लेक्शन साइड में क्या बनना चाहिए? इंटरफेरेंस होना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्शन साइड, बस। तो रिफ्लेक्शन साइड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 म्यू डी रिफ्लेक्टेड साइड में, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? याद कीजिए, 2 म्यू डी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। रिफ्लेक्टेड साइड में उल्टा होता है, 2 म्यू डी एन प्लस हाफ लैम्डा। अब एन इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 म्यू डी की मिनिमम थिकनेस बोला है ना, तो लैम्डा बाई 2, इसका मतलब डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 म्यू, बस हो गया। लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, 560 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -9, और 4 डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी डी बोले म्यू, 4 इंटू 1.4, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन आ गया। ये भी 5.6 हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 100 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -9, ठीक है, मीटर, मतलब 100 नैनोमीटर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये A glass surface is coated by an oil film of uniform thickness, this. The index of refraction of the oil is this and that of the glass is this. Find the wavelength of light in the visible region 400 to 750 nanometer which are completely transmitted by the oil. मतलब reflection side में destructive बनेगा और उस side में constructive बनेगा। कंडीशन दोनों का सेम ही है, रिफ्लेक्शन साइड में बोलिए या इसमें बोलिए, तो कंडीशन तो सेम ही है, ठीक है। तो क्या किया जाए? स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड मतलब रिफ्लेक्टेड साइड, इन रिफ्लेक्शन इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले तो ऐसे देखिए, यहाँ पर ये नॉर्मल केस नहीं है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से देखिए। ये सपोज कीजिए ऑयल है और ये ग्लास है, ये ऑयल है और ये ग्लास है, ठीक है, ऐसे इसको देखिए। अब लाइट जो है वो इस तरह से आया, आने के बाद ऑयल से रिफ्लेक्ट हुआ, ये चला गया, फिर ग्लास में आया तो ग्लास से फिर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ग्लास में आया, ग्लास से भी रिफ्लेक्ट होगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, ट्रांसमिट होगा इधर, फिर रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ऑयल का 1 पॉइंट कितना दिया है? 25 और ग्लास का 1.5। तो इस यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड साइड है वो डेंसर है, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसमिटेड साइड जो है डेंसर है। तो यहाँ का कंडीशन यहाँ जो देखिए कुछ दूसरा है। यहाँ अगर रिफ्लेक्टेड साइड को देखते हैं तो यहाँ तो पाई का डिफरेंस आया और यहाँ भी जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वापस पाई का डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ना, जो नॉर्मल केस में जो हम डिस्कस किए थ्योरी में, उसमें तो ये रेयर मीडियम था, दोनों तरफ एयर लिए थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ एक बार आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, तो जो पाई का डिफरेंस कैंसिल हो जा रहा है। रिफ्लेक्टेड साइड में अगर बात करते हैं तो, चाहे ट्रांसमिटेड साइड में बात करेंगे अगर, इस ट्रांसमिटेड साइड में तो भी कैसे, एक बार ये आया, आने के बाद ट्रांसमिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पर जाएगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये वाला रिफ्लेक्शन, तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जब रिफ्लेक्शन हुआ है तब जा करके यहाँ भी पाई का डिफरेंस आ गया है। तो ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड साइड में n प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर बनाना है। समझ जाइए बात को, ऐसे समझिए कि
नॉर्मल केस में जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं वो ये किए हैं कि एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है पाई का फेज डिफरेंस के लिए, यहाँ 2 बार हो जा रहा है, एक बार यहाँ भी हो जा रहा है, एक बार यहाँ भी हो जा रहा है, तो पलट गया कंडीशन। तो इसलिए क्या हो जाएगा कंडीशन, कंडीशन हो जाएगा 2 म्यू डी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, ये हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा। म्यू ऑयल हो जाएगा, ऑयल का म्यू ले रहे हैं यहाँ पे, 2 म्यू ऑयल इंटू डी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। बस पूछा क्या गया है, एक बार देखिए, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस रीजन विच आर कंप्लीटली ट्रांसमिटेड, मतलब यही कंडीशन लगा देना है हमें। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा निकालिए, लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू ऑयल डी अपॉन एन प्लस हाफ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए कि दिस लैम्डा शुड लाई बिटवीन व्हाट, दैट मीन्स 2 म्यू ऑयल अपॉन डी बाई एन प्लस हाफ, दिस शुड बी ग्रेटर देन 400 नैनोमीटर एंड लेस देन 750 नैनोमीटर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एन का वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी एन का वैल्यू आएगा वो पुट कर दीजिए, तो आप देखिए कितना आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है, कर सकते हैं। 400 लेस 2 म्यू कितना है, ऑयल 1.25, डी कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, राइट, और लैम्डा कितना है 2 म्यू, एन प्लस हाफ नीचे ना, सॉरी, तो एन प्लस हाफ कितना था 2 म्यू डी, राइट, 2 म्यू, लैम्डा का वैल्यू 2 म्यू, और ये 750 इंटू 10⁻⁻9, यहाँ 400 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, तो 10⁻⁻9। तो इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है सॉल्व करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻6 बाई एन प्लस हाफ, एक साइड को पहले लेते हैं तो ये हो गया 400, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻6 होगा ना, और इधर अगर करेंगे तो 0.75 इंटू 10⁻⁻6। मैथमेटिक्स थोड़ा सा देख लीजिए कैसे, तो 10⁻6 कट गया, इसका मतलब हो गया सिमली 2.5 बाई एन प्लस हाफ, दिस इज 0.4 इधर और इधर 0.75, ठीक है। तो 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4/10, तो 4/10 कर देते हैं, लेस देन 2.5 बाई एन प्लस हाफ, और यहाँ हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा, राइट। तो इधर उधर करेंगे, एन प्लस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 4/10 इंटू एन प्लस हाफ इज लेस देन 2.5, और यहाँ हो जाएगा 3/4 इंटू एन प्लस हाफ, राइट। तो एक कंडीशन को लेके करते हैं इधर, एन प्लस हाफ सॉल्व कर देना है इसको, और कुछ नहीं, एन प्लस हाफ इज लेस देन 2.5 इंटू 10/4, ये हो जाएगा, होगा ना। तो n इज लेस देन 25/4 आ गया, -1/2, मतलब ये 23/4 हो जाएगा। 23/4 इज नियरली इक्वल टू हाउ मच, 4×5 = 20, 5 प्लस समथिंग आ रहा। अगर n को डिजिट रखना है तो 5 हो सकता है, 5 से छोटा हो सकता है। और इस वाले कंडीशन को साथ में लेके चलते हैं, इस वाले कंडीशन को, तो क्या आ रहा है, n प्लस हाफ इज ग्रेटर देन हाउ मच, 2.5 इंटू 4/3, मैंने 10/3, 10/3 मतलब 10/3 सॉरी, तो n इज ग्रेटर देन 10/3 माइनस हाफ, तो 10/3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 17/6, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, 2 प्लस समथिंग, तो इसका मतलब n 3 हो सकता है, 2 तो नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन लिखा है, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 3, 4, 5। अब एक बार इस लैम्डा का जो वैल्यू आया है हमारे पास, कितना आया है लैम्डा का वैल्यू, उसमें n इक्वल टू 3, 4, 5 पुट कर दीजिए। लैम्डा इक्वल टू आया था, लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू ऑयल डी बाई एन प्लस हाफ, यही ना आया था। अब इसमें तीन n के लिए 3 लैम्डा आ जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट कीजिए, n इक्वल टू 3 पुट कीजिए, n इक्वल टू 4 पुट कीजिए, n इक्वल टू 5 पुट कीजिए। 3 पुट कीजिएगा तो 7/2 हो जाएगा,
ठीक है, नीचे में 7/2 हो जाएगा, तो ऊपर जा कर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 4μd/7, ये हो जाएगा, ये माने λ1, λ2 इक्वल टू 4μd/9 हो जाएगा, यहाँ λ3 इक्वल टू 4μd/11 हो जाएगा। बस अब इसका निकाल लीजिए वैल्यू, देखिए ये आपका कितना कितना आ रहा है, म्यू 1.25, तो कितना हो जाएगा 4μd का वैल्यू λ1 इक्वल टू 4 इंटू 1.25 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा बच्चों करता है 50, 5 इंटू 10⁻⁻6/7 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर, मीटर को नैनोमीटर कर दिया, तो ये हो गया 5000/7 नैनोमीटर। ठीक है, तो 5000/7 नैनोमीटर करिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका, अप्रॉक्सीमेटली क्या, 714 नैनोमीटर। इसी तरह λ2 निकालिए, और λ2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 556 नैनोमीटर, और इसी तरह λ3 निकालिए तो ये आ जाएगा 700 कह रहे हैं 400, कितना आ जाएगा 455। कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ट्रिक क्या था, इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली क्या थी कि स्ट्रेट अवे अगर आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो नहीं, क्योंकि इस साइड में एयर या इससे डेंसर रेयर मीडियम नहीं है। जो डेरिवेशन किए थे हम लोग उसमें इधर रेयर मीडियम, इधर रेयर मीडियम, केवल ऑयल ही था जो डेंसर था। यहाँ तो ऑयल से भी ज़्यादा डेंसर ग्लास दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जा रहा है और पाई का फेज डिफरेंस हो जा रहा है। या ऐसे कहिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, यही मेन है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है एक्स्ट्रा। तो इसलिए कंडीशन जो है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का बदल गया है।